नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं निशब सक्सेना। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। देहदान कर्तव्य संस्था ने मलखान सिंह जिला अस्पताल में नेत्र देह रक्तदान जागरूकता हेतु गोष्ठी आयोजित कर लोगों को इस मुहिम में सहयोग देने के लिए प्रेरित किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में देहदान कर्तव्य संस्था ने डॉक्टर एस.के. गौड़ की अध्यक्षता में पहली बार मलखान सिंह जिला अस्पताल के सभागार में नेत्र देह रक्तदान जागरूकता हेतु गोष्ठी व नवीन सदस्यों का आयोजन सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न कराया। शुभारंभ करते हुए सीएमओ नीरज त्यागी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मैं डॉक्टर एस.के. गौड़, देहदान कर्तव्य संस्था का अध्यक्ष। आज की सभा काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफल रही और यहाँ पे जो आए अतिथि गण उनका सबका सम्मान करता हूँ और ख़ास तौर से मैं अपने सीएमओ साहब, सीएमएस साहब, हमारे मलेरिया अधिकारी डॉक्टर कुलशेष साहब और आपके डॉक्टर डी.के. वर्मा जी, हमारे बीच में सीए अनिल वासनी साहब और वृंदावन से पधारी टीम। वृंदावन की जो टीम है वो हम लोग जब भी इमरजेंसी में कॉल करते हैं तुरंत हाजिर होती है। तो ऐसी टीम जब बीच में एएमयू का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होना था तब ये हमारी टीम संपर्क में आई और जब भी ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं या कोई मजबूरी होती है तो उस समय डॉक्टर श्रॉफ आई केयर वृंदावन से कॉल करते हैं और कॉल करने के तुरंत बाद ही ये लोग तैयार हो जाते हैं और जितनी देर रास्ते में लगती है उतना ही देर लगती है और बहुत ही आराम से ये लोग करते हैं। नेत्रदान करने से पहले हम लोगों को सोच लेना चाहिए कि हम क्यों करें। ये एक ऐसा ज़रिया है जिसमें कि इंसान मरने के बाद भी 2 व्यक्तियों के रूप में जीवित रहता है। जब तक जिनको ट्रांसप्लांट होती है वो लोग जीवित रहेंगे तब तक मरने के बाद वो इंसान भी एक अदृश्य रूप में जीवित रहेगा। ऐसे ही देहदान के लिए भी ज़रूरी है कि आप देहदान करें। आप शरीर को जलाने ही तो जा रहे हैं, उसमें क्या मिलता है? इससे अच्छे चिकित्सक बनने के लिए बहुत सहायता मिलती है और इसके साथ साथ हम रक्तदान के लिए भी कहते हैं। 1 यूनिट रक्तदान करने से 4 लोगों के सहयोगी बन जाते हैं। धन्यवाद। देखिए, अलीगढ़ ज़िले में देहदान संस्था काफ़ी सालों से काम कर रही है देहदान का, और इसमें नेत्रदान भी जो है और एक बड़ा काम है जिसमें जुड़ा हुए हैं। और मैं डॉक्टर साकिब हूँ जो मेडिकल कॉलेज एएमयू का जो आई बैंक है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ज़्यादातर जो ऑपरेशंस होते हैं, चूँकि अलीगढ़ पूरे मंडल का जो आई बैंक है वो एएमयू मेडिकल कॉलेज में है, जैन मेडिकल कॉलेज में है, और कहीं पर नहीं होता ये। और जो हमारी सबसे बड़ी सहयोगी संस्था है इस ज़िले में वो देहदान संस्था है, इसके अलावा जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा कॉर्निया मिलता है। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौर साहब का भी। और बेसिकली है क्या कि देखिए, आई डोनेशन में कॉर्निया एक ऐसा ऑर्गन है जो मृत्यु के 6 घंटे बाद तक दिया जा सकता है, तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। और 6 घंटे बाद देने के बाद उसमें ये कि जब आप कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हो तो इसमें एक व्यक्ति की 2 आँखों से 2 लोगों को रोशनी मिलती है। ये सबसे बड़ा बदलाव है इसमें। और आपको जब भी आप सूचित करते हो मृत्यु के बाद, मृत्यु के 6 घंटे बाद तक हम पुतली लेते हैं और पुतली के निकाले जाने के बाद चेहरे में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आता कि जो कोई देख के बता सके कि चेहरा बिगड़ गया और परिवार वालों को अच्छा न लगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, चेहरा बिल्कुल वैसे होता है, क्योंकि हम पुतली का आगे का हिस्सा निकालते हैं, पहले की तरह पूरी आँख नहीं निकाली जाती है। और आप जब भी सूचित करते हैं नंबर पे, चाहे वो देहदान की संस्था पे चाहे हमारे नंबर पे, तो 1 से 1.5 घंटे में लगभग जो है टीम पहुंच जाती है। अगर अलीगढ़ की बात है तब तो हमारी 24/7 एएमयू मेडिकल कॉलेज की टीम तत्पर रहती है। और जब भी आप सूचित करें कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, कॉर्निया देने के लिए, तो हम आपके लिए हाजिर है वहाँ पे। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं करूँगा, आप सबसे कहूँगा कि आप लोग इसका संकल्प लें और अपने परिवार को भी बताएं कि नेत्रदान करने से बेसिकली पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम जो कॉर्निया की रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख से ज़्यादा की है पर ईयर, और हमें सिर्फ 25,000 कॉर्निया मिलती है। और लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पुतली की बीमारी की वजह से अंधे हो रहे हैं, और ये एक ऐसा अंधापन है जिसे दूर किया जा सकता है। तो इसलिए हम सब मिलकर इस पर काम करें, नेत्रदान की मुहिम को आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो पुतली की वजह से जो अंधता है इसको दूर करें। धन्यवाद। देखिए, देहदान कर्तव्य संस्था एक बहुत ही नेक काम कर रही है और मेरा भी बहुत दिन से ये मन था, गौड़ साहब भी इसमें समर्पित भाव से लगे हुए थे कि इस संस्था का कहीं प्लेटफॉर्म सरकारी स्तर पर भी मिले। जितनी भी योजनाएं हैं वो सरकारी स्तर पे चलाई तो जाती हैं, अंधता निवारण कार्यक्रम भी चलाया जाता है। उसके लिए गौड़ साहब ने बहुत प्रयास किए
और प्रयास इनके फलीभूत भी हुए। तो अब ये सरकारी सेटअप से एक तरीके से जुड़ गए। लेकिन मैं इसके प्रचार प्रसार के लिए इतना और कहूँगा, पहले भी कहा है कि जितना साकिब साहब बता रहे थे या कोई भी बता रहा है, तो हम एक छोटे छोटे पैम्पलेट इसके बनवा लें कि कॉर्निया क्या है, पुतली क्या है, कोई परेशानी नहीं होती है ना। तो ये पैम्पलेट हमारे इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन के लिए बहुत काम करेंगे और लोगों को इसका प्रचार प्रसार हम करें। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं कि मैं गांधी पार्क चौराहे पे भी चला जाता था प्रचार प्रसार करने, सुबह जमालपुर में भी चला जाता था। तो जहां भीड़ इकट्ठी है वहां हम बताना शुरू कर दें। इवन अपनी कम्युनिटी में भी जहां हम बैठते हैं वहां इसके बारे में बता देना हमारा बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दान की भावना हमारी कम्युनिटी में है। बस भावना कब है, जब हम उसे मोटिवेट करते हैं। हमें दिखे कि नीडी पर्सन है तो हम आँख क्या पूरा शरीर भी दान कर देंगे। मोटिवेशन की आवश्यकता है। मैं गौड़ साहब से अनुरोध करूँगा कि कुछ ऐसी मोटिवेशनल टीम 5-6 सदस्यों की वार्ड वाइज तैयार कर लें। एक पार्षदों की मीटिंग में भी उनको सेंसिटाइज कर दें। नगर निगम में पार्षदों की मीटिंग का भी नगर आयुक्त से टाइम लेके उनको सेंसिटाइज कर दें। और एक जिला स्तरीय मीटिंग डीएम साहब लेते हैं प्रति माह, उसमें सभी विभागों के अधिकारी होते हैं, तो उनको भी सेंसिटाइज कर दें। तो निश्चित रूप से ये संस्था हमारी दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करेगी और आम पब्लिक को भी इसका लाभ पूर्ण रूप से मिलेगा। सर, आज जो यहाँ कार्यक्रम किया गया है उसके बारे में कुछ हमें बताइए सर। देखिए, आज जो जनपद अलीगढ़ में देहदान कर्तव्य संस्था है, उनके द्वारा एक जन जागरूकता हेतु एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें समाज में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं भी ये जनपद वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इसकी गंभीरता को समझें और उनका निर्णय कहीं ना कहीं किसी एक जीवन को सकारात्मक सोच देने में सफल होगा। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जो देहदान कर्तव्य संस्था है की जो सोच है, इसको हम सभी समझें और लोगों तक इसको पहुंचाने में हमारी मदद करें। सर, अक्सर लोग जो है डरते हैं देहदान और नेत्रदान करने से, उनको अवेयर करने के लिए किस तरह का मैसेज आपका होगा? देखिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, वो इसकी गंभीरता को समझें। चूँकि ये जो भी चीज़ें हैं ये उनकी मृत्यु उपरांत है। बस ये ज़रूर है कि उनकी सहमति होना, उनके परिवार के इस विषय में जानकारी होना लाजिम है, अन्यथा बाद में कुछ विशेष परिस्थितियों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जो भी उनकी सोच है, और ये होना भी चाहिए कि अगर परिवार में आप कोई एक निर्णय ले रहे हैं तो उसके बारे में आप सभी लोगों को अवगत कराएं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बदायूं के बरवारा गांव में ग्राम प्रधान और उनके परिवार पर पंचायत चुनाव की रंजिशों को लेकर दबंगों ने धारदार हथियार और लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद प्रधान ने उधैती थाना पुलिस से मदद मांगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। बदायूं में ग्राम प्रधान और उसके परिवार पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया गया है। घायल अवस्था में पहुंचे प्रधान ने उदयती थाना पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस ने घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए बिलसी सरकारी अस्पताल भेजा। वहीं ग्राम प्रधान और उनकी पत्नी व पुत्र पर गांव के ही दबंगों ने जानलेवा हमला किया। पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। गांव के निकट घात लगाए बैठे दबंगों ने धारदार हथियार व लाठी डंडों से हमला किया। उदयती पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पूरा मामला उदयती थाना क्षेत्र के बरवारा गांव का बताया जा रहा है। ईसु चौहान नाम है मेरा, और हमारे साथ मारपीट की है। मैं और मेरे पापा और मेरी मम्मी के साथ मारपीट की है, और ओमपाल के लड़कों ने और चूरी के लड़कों ने। इन्होंने लेटे में छुपे बैठे थे, और जैसे ही हम घर जा रहे थे, हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी, और हम पे कल भी जानलेवा अटैक किया था, लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जी सर, हमारे गांव में घुसते ही बाग है, वहाँ पे अटैक हुआ है। लेटा में घुसे बैठे थे। क्या हुआ? जी सर, औजार निकाल लिए उन्होंने। मेरे सिर में कुल्हाड़ी से वार किया, और मम्मी के मारा, और पापा के मतलब लाठी डंडे और तमंचा भी था सर। तमंचा मतलब मैंने छीन लिया। इस वजह से हम बच गए। हमें जानलेवा बिल्कुल सर मारने की कोशिश की थी। गांव के वो तो लोग आ गए, इस वजह से हम बच गए सर। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बाराबंकी में प्रेम प्रसंग के चलते की कोर्ट मैरिज के बाद मायके पक्ष द्वारा पत्नी को न भेजने से क्षुब्ध युवक ने फांसी लगा ली।
बाराबंकी में प्रेम प्रसंग के चलते कोर्ट मैरिज की शादी के बाद मायके पक्ष द्वारा पत्नी को न भेजने से क्षुब्ध युवक ने फांसी लगा ली। गांव के बाहर आम के पेड़ पर लटकता मिला युवक का शव। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 6 माह पूर्व दोनों ने कोर्ट मैरिज से शादी की थी। बार बार कहने के बाद भी लड़की को भेजने को तैयार नहीं थे उसके परिजन। वहीं मृतक के पास से सुसाइड नोट भी मिला। ससुराली जनों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। लड़की पक्ष के द्वारा कोर्ट मैरिज को निरस्त करने को लेकर दबाव के चलते मृतक युवक परेशान था। वहीं कोर्ट मैरिज से संतुष्ट नहीं थे लड़की के परिजन। मृतक के भाई व पिता ने लड़की पक्ष वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। मामला थाना कोतवाली बदोसराय क्षेत्र खोर एतमादपुर गांव का बताया जा रहा है। जी, कैसे क्या हुआ बताइए। हमारे लड़का का परेशान कर रहा है, कारण पठेबे न चाहे दूसरे से चाहे कह दी बोला हमारे दरखत कर कह दियो और परेशान के लड़का कह रहा है कि न पठे तो हम फांसी लगा लिया। जलाबाद डूड़ी। नाम क्या आपका? सुनील। आप इनके मृतक के कौन हैं आप? हमारे भाई हैं। क्या है पूरा मामला बताइए, कैसे क्या हुआ? सुधील साहू। कैसे क्या हुआ जी, वे एक लड़की से कोर्ट मैरिज करी थी। उसका नाम था काजल। तो उसके बाप महतारी भाई फोन करते थे कि कोर्ट मैरिज कैंसिल करो नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। तो ये कहते थे कि हम कोर्ट मैरिज नहीं कैंसिल करेंगे। तो एक दिन इसने कहा कि हम कैंसिल कर देंगे। तो इसने कहा कि बेटी को अपने लाना पड़ेगा। तो ये बेटी नहीं लाए तो काल गए थे तो इसने देखा तो कहीं बेटी नहीं लाए हैं। तो इसने कहा कि हम कोर्ट मैरिज नहीं कैंसिल करेंगे। तो उतने में हुआ से लापता हो गए। फ़ोन उठाते थे तो के बाद ये बताते थे नहीं कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। और वह फ़ोन हमारे बाप को मेरे चच्चू को बैठाए रखे 9 बजे रात तक। तो ये कहते थे कि जब भाई आ जाएगा तो तुमको छोड़ेंगे, तब तक तो नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत हम फ़ोन किया तो वहाँ से छोड़े तो घर का आए। तो वे कहने लगे कि हम गाड़ी से पहले लेके आते हैं, इनको उठा लीजिए। तो वहाँ से हम तहसील से उठाने गए। फिर क्या हुआ आज, कैसे क्या आपने क्या देखा? आज हम सुबह यहाँ लेटरिन आए थे खेत में। तो यहाँ देखे कि यहाँ लाश टंगी थी। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिजनौर में गुलदार ने किसान पर किया था हमला। अब उसी गांव में गुलदार ने 2 बच्चों को भी जन्म दे दिया है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। खबर जनपद बिजनौर के तहसील चांदपुर के गांव थाना शिवाला कला से है, जहां गांव हेजरपुर के जंगलों में किसान स्वदेश प्रताप उर्फ टीटू के खेतों में गुलदार के 2 बच्चे पाए गए हैं, जिन्हें देख गांव में दहशत का माहौल बना है। गांव के लोगों का कहना है कि पहले भी गुलदार गांव के ही एक व्यक्ति पर हमला कर चुका है। शिकायत करने पर भी वन विभाग की टीम ने पिंजरा नहीं लगाया और आज उसी गाँव में गुलदार ने 2 बच्चों को जन्म दे दिया, जिन्हें देख गांव में मची अफरा तफरी। वहीं गुलदार के बच्चों को हाथ में उठाकर कुछ लोगों ने फोटो भी खिंचवाए। बताया जा रहा है गुलदार के बच्चे आज ही दुनिया में आए हैं, क्योंकि बच्चों की आंख तक नहीं खुल पा रही थी। सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम गुलदार के बच्चों को ले गई और अपने साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनीश त्यागी है भैया, पूर्व प्रधान अलाउद्दीनपुर से हूँ जी। थाना? थाना स्वाला कला है। ये कहाँ के जंगलों में मिले हैं? ये भैया हैजरपुर का जंगल है, रतनगढ़ के जो है हाईवे से थोड़ा सा हट के अंदर को। किन के खेत में? ये खेत है का नाम टीटू सिंह। टीटू सिंह के खेत में जी। किस हिसाब कैसे पता चला है? ये भैया छोड़ लेते हैं यहाँ हमारे गांव के, छोड़ लेते हुए जब ये काटते हुए पहुँचे तो ये बच्चे दिखाई दिए इन्होंने। बच्चे देखे, उठा के देखे तो तेंदुए के बच्चे, गुलदार के बच्चे नहीं। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम स्वदेश प्रताप। थाना? शिवाला कला। क्या घटना हुई है यहाँ पे? घटना ये हुई है, गन्ना छोड़ लेते थे तो इसमें 2 बच्चे नवजात हैं, अभी आंख ना खुल पा रही, तो ये इसमें बैठे हुए पाए गए। किस चीज़ के बच्चे हैं? ये गुलदार के बच्चे प्रतीत हो रहे हैं। एरिया कौन सा लगता है? एरिया लगता है ये मेन रोड हाईवे जो है इससे कुछ ही दूरी पे है, 100-150 मीटर की दूरी पे, उत्तर साइड में अलाउद्दीनपुर के पास में जी। क्या माहौल है इसमें गांव में? क्या माहौल तो ये है जी, पहले भी एक बार हमला हो चुका है गांव में एक बब्बू नाम के व्यक्ति पे, और उसके बाद भी कई बार सूचना दी गई तो कोई पिंजरे उंजरे की अभी तक तो कोई व्यवस्था हो ना पाई। लगभग 2.5-3 घंटे हो गए।
इसमें क्या कार्यवाही चाहते हैं अब आप? कार्रवाई यही चाहते हैं कि कोई पिंजरा लग जाए तो ये बच्चे अपना ले जाएं, ये वन विभाग वाले, और वो भी पकड़ी जाए। हाँ, वो पकड़ी जाए और हमारा छुलाई का जो काम रुका पड़ा है वो भी। आपने किसी को सूचना दी है? सूचना वन विभाग को दी थी। कितना टाइम हो गया? लगभग 2-2.5 घंटे हो गए। कोई प्रक्रिया हुई वन विभाग की वजह अभी तरफ से आपके अभी लिए? तो फिलहाल ना हो पाई, कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। रुक करते अगली खबर की ओर। मुरादाबाद में पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयप्रदा पहुंची, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने उनका एनबीडब्ल्यू जारी किया था, लेकिन कोर्ट में पहुंचने के बाद एनबीडब्ल्यू को रद्द कर दिया गया। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुरादाबाद में पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा मुरादाबाद पहुंची, जहां एमपी और एमएलए कोर्ट ने उनका एनबीडब्ल्यू जारी किया था, लेकिन कोर्ट में पहुंचने के बाद एनबीडब्ल्यू को रद्द कर दिया गया। पीडीए गठबंधन पर जयाप्रदा ने कहा, ये लोग मौका परस्त लोग हैं, जीत के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। 19 में मैं चुनाव लड़ रही थी आजम साहब के खिलाफ, और आजम खान साहब का जीत के जश्न जो है एसटी हसन साहब ने एक यहाँ पे डिग्री कॉलेज में जश्न लगाया, और उसमें एक षड्यंत्र रचाकर उनके जो चेले और एसटी हसन साहब और आजम खान के बेटा अब्दुल्ला, ये सब जो है जश्न मनाइए, लेकिन जयप्रदा का नाम से आप गाली देना, जयप्रदा को अभद्र टिप्पणी करना, ये कहाँ तक न्याय है? मैं इसके लिए इनके लिए न्याय मांगने के लिए मैंने इनके खिलाफ केस रजिस्टर करवाई, और उसी सिलसिले में आज मुरादाबाद आई हाजिरी देने, और अगला डेट फरवरी 17 तारीख दिया है। मैडम, इतना लंबा टाइम हो गया इस केस को, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। देखिए, सीता मैया के लिए भी 14 साल इंतजार करना पड़ा, तो आज जमाना बदल गए, फिर भी महिलाओं के लिए, सम्मान के लिए अगर लड़ाई लड़ना हो तो वो कितना भी साल हो, लेकिन हमारे लिए जीत हमारी है। और महिलाओं को इसलिए मैं लड़ना चाहती हूँ कि सिर्फ ये बात जयप्रदा की नहीं है, इस बात पे मैं इसलिए मन ठान के मैं आई, क्योंकि महिलाओं के सम्मान करना सीखना चाहिए। जिन जिन लोग हमारे ऊपर टिप्पणी किए हैं, आजम खान को खुश रखने के लिए, ऐसे लोगों के जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर एसटी हसन, ऐसे लोग भी इस तरह के जो महिलाओं को अपमानित करने का भाषण, अभद्र टिप्पणी करना, तो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए ही मैं लड़ रही हूँ। मैडम, 1978 में दंगे हुए तो उसकी जांच शुरू हो गई है, आपसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं जो कुछ भी आदरणीय मोदी जी उनके नेतृत्व में अभी जो कुछ भी हम लोग इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं और सख्त कदम उठा रहे हैं योगी जी, तो मैं उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आगे भी हम इस समाज में और सनातन धर्म के लिए खास तौर, अभी जगह जगह जो है मंदिर जो है हम लोगों के लिए उपलब्ध में है और मंदिर प्रकट हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये सनातन धर्म के पटिष्ठता के लिए, एक मजबूती के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं आदरणीय मोदी जी और योगी जी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और हम सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं। 13 तारीख से महाकुंभ है, 13 तारीख से महाकुंभ है, 13 तारीख से महासंतों ने एक आह्वान किया है कि गैर हिंदुओं का वहाँ प्रतिबंध रहेगा। जो महामंडलेश्वर है, सबने कहा है कि गैर हिंदुओं का प्रतिबंध रहेगा, गैर हिंदू ना पहुंचे। देखिए, ऐसा है कि इस बात पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये महाकुंभ जो है, जो मतलब इंसान के लिए एक वरदान है, और हम सब इसमें शामिल होने के लिए एक गर्व की बात है। और जो आदेश इसके दौरान आया है वो मैंने देखा ही नहीं है, देखने के बाद मैं टिप्पणी कर सकती हूँ। गौरी शंकर मंदिर है मुरादाबाद का। जी, मैं गौरी शंकर मंदिर अभी मैं मुरादाबाद आई हूँ, तो मुझे मन है कि वहाँ पे मैं दर्शन करूँ और मंदिर को एक बार देखूं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।